Good morning, dear students. Today we are going to study chapter 6, The Making of a Scientist, from the book Footprints Without Feet. इस स्टोरी में रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक ऐसा साइंटिस्ट जिन्होंने बटरफ्लाइज के डिफरेंट स्पीसीज को कलेक्ट किया, है ना। तितलियों के ऊपर इनका रिसर्च रहा। बहुत सारे रिसर्चेज रहे जिसमें से तितलियों के ऊपर इनका विशेष करके जो रिसर्च रहा उसके ऊपर थोड़ा सा ये स्टोरी फोकस करती है। उनके अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन का रिसर्च इन्होंने किया कि कौन से हार्मोन इनके अंदर पाए जाते हैं, कैसे बटरफ्लाइज डिफरेंट होती हैं। मतलब साइंटिफिक वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, ही गॉट वेरी मच हाई रिप्यूटेशन ड्यू टू दिस रिसर्च। रिचर्ड एब्राइट के साइंटिस्ट बनने में उनके प्राइमरी लेवल का एजुकेशन, जूनियर लेवल का एजुकेशन और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन करना, स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए कोशिश करना, ट्राई करना, और उनकी मदर का उनको काफ़ी हेल्प करना, ये बहुत मायने रखता है। तो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन। और दिस स्टोरी इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ अ फैक्ट। इट इज़, यू कैन से इट्स एन हिस्टोरिकल व्हाट टू से फैक्ट अबाउट द लाइफ ऑफ रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट की लाइफ के विषय में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस फैक्ट को जितना आप समझेंगे ठीक रहेगा। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. स्काउट ऑफ द ईयर सेरेमनी जब हुआ, जिसमें सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करते थे, तो साइंटिफिक वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ साइंस गॉट अ सरप्राइजिंग थिंग ऑन हाउ सेल्स वर्क। यानी सेल किस तरीके से वर्क करती है। हमारे बॉडी में सेल होते हैं ना, और बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स, है ना। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो एट द एज ऑफ 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. जब रिचर्ड एब्राइट 22 ईयर्स के थे तो उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया इस थियोरी को पेश करके कि सेल किस तरीके से वर्क करता है। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थियोरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। एक आर्टिकल रिचर्ड एब्राइट और उनके फ्रेंड्स ने, कॉलेज रूममेट ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन लोगों ने एक थियरी दिया, और उस थियरी को, उस आर्टिकल को पब्लिश कराया गया प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। और जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसमें लोगों को उन्होंने एक नए व्यू को रख करके बताया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी जो ऊपर लिखा हुआ है, जर्नल, जर्नल कहते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश होती हैं। मतलब डिफरेंट राइटर्स ने आर्टिकल्स लिख दिया तो उस बुक को जर्नल बोला जाता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि साइंटिफिक जर्नल में कॉलेज स्टूडेंट्स के भी आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। नहीं तो ज़्यादातर उसमें क्या होता था, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट्स को ही प्लेस दिया जाता था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। जैसे ना स्पोर्ट्स में किसी को 15 साल की अवस्था में एंट्री दे दिया गया हो और पहले 15 ईयर्स के एज में ही जा करके बैट पकड़ बहुत अच्छी हो, अगला बहुत अच्छा खेल खेल करके चला आया हो और बहुत पॉपुलर हो गया है। उसी तरीके से रिचर्ड एब्राइट, जो कि बहुत कम उम्र का था अभी, और उसको इस बड़े से अचीवमेंट के लिए इम्पोर्टेंस दे दिया जा रहा था साइंस के फील्ड में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। एंड हाउ डिड इट बिकम? It started with butterflies, and Richard Ebright started first scientific research on butterflies. An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. Pennsylvania is a city in USA. So, and an only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there. He said, I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do: collect things. Richard Ebright was a lonely boy. He was alone. So he was one for his parents. So he did not do anything else. He did not play football. He did not play baseball. Finally, he started collecting butterflies. He started collecting things. सब कुछ जो शुरू हुआ तितलियों के कलेक्शन से शुरू हुआ। और चूंकि रिचर्ड एब्राइट अकेले थे घर पर और कोई बच्चे नहीं थे, तो इसलिए वो किसी के साथ कुछ दूसरा खेल नहीं सकते थे। वो करते क्या थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे। So he did, and did he ever. Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. No, he did ever. Beginning in KG school. Kindergarten is KG, UKG, LKG.
एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना इन्होंने शुरू किया जब ये छोटे थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, है ना, रॉक्स पत्थरों को, चट्टानों को, फॉसिल्स समझ रहे होंगे, एंड कॉइन्स, कॉइन्स को कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और तो और रिचर्ड एब्राइट एक एस्ट्रोनॉमर की तरह, एज ए पर्सन हु टेक्स इंटरेस्ट इन लुकिंग एट प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो ये क्या करते थे ना, ये एस्ट्रोनॉमर जैसे स्टार्स को रीड करता है, प्लैनेट्स को रीड करता है, वैसे ही रात में कई बार ये जगते रह जाते थे, देखते रह जाते थे कि तारे कैसे हैं, आकाश में क्या है, ये सभी देखते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ ए ब्राइट माइंड। जब क्लास फर्स्ट में वो पहुंचते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट होते हैं। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। Richard Everight's mother was very much encouraging. She made him curious. She always promoted him. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials. अब देखो, वो उनको ट्रिप पर ले जाती थी, टहलने के लिए ले जाती थी, घूमने के लिए ले जाती थी। उनके लिए खरीदती क्या थी? टेलीस्कोप्स, जिससे दूर की चीज़ों को देखा जा सके, माइक्रोस्कोप्स, जिससे छोटी से छोटी चीज़ों को देखा जा सके, कैमरा, जिससे फ़ोटो लिया जा सके, माउंटिंग मटेरियल्स, कहीं भी आगे बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए चीज़ों को खरीदती थी, एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। और भी बहुत सारी चीज़ों को खरीदती थी और साथ साथ में उनका बहुत हेल्प करती थी। I was his only companion until he started school. His mother said after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. रिचर्ड एवराइट की मदर क्या बोल रही हैं कि घर पर वो उनकी अकेली ही कंपेनियन थी, अकेली ही फ्रेंड्स थी। धीरे धीरे करके उस अपने बेटे के लिए वो फ्रेंड्स को भी बुलाना वो शुरू कर दी। बट एट नाइट जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। रिची मतलब रिचर्ड। वो कह रहे हैं कि रिचर्ड क्लास 3rd में था, उसके फादर का देहांत हो गया, उसके बाद से मेरे साथ अगर मेरा साथी कोई बन करके रहा तो रिचर्ड ही रहा। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी evening at the dining room table. If he did not have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. His mother said he liked it. होता क्या था कि डाइनिंग रूम के टेबल पर वो लोग हर शाम को एक साथ ही हुआ करते थे, साथ ही खाना पानी खाते थे। कुछ ना कुछ उसके लिए, रिचर्ड के लिए वो वर्क दे दिया करती थी, जिससे कि वो काम करने का भी आदती रहे। लेकिन ज़्यादातर समय रिचर्ड कुछ ना कुछ लर्न करना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स। ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड. His mother said, by time he was in the 2nd grade, Everett had collected all 25 species of butterflies. Up to 5th grade तक रिचर्ड एवराइट के बारे में बता रहे हैं कि वो पढ़ाई उन्होंने बहुत अच्छा किया, हर क्लास में अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए और कभी भी क्लास में कभी किसी से वो पीछे नहीं रहे। और स्थिति ये हो गई कि बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकंड, जब वो 2nd ग्रेड यानी 2nd क्लास में पहुँचे थे, ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। पेंसिल्वानिया में के आसपास जितनी भी टाइप की बटरफ्लाइज पाई जाती थी, तितलियाँ पाई जाती थी, लगभग 25 टाइप की पाई जाती थी, तो 25 स्पेसीज़ को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था और उसका पूरा बॉक्स नीचे बना हुआ है। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. रिचर्ड एवराइट क्या बताते हैं कि वो तो उसी समय कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज बंद कर दिए होते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी माँ ने उनको एक बुक ला करके गिफ्ट कर दिया और इस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। अच्छा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 एक ऐसी बुक थी जिसमें बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। मोनार्क बटरफ्लाइज एक ऐसी बटरफ्लाइज होती हैं जो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट कर जाती हैं। अब इसको सुन करके एवराइट को लगा कि यानी अभी मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई, मैंने 25 ही कलेक्ट किए हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज तो मैंने कलेक्ट ही नहीं किया। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओकहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा। लास्ट में बुक में लिखा हुआ था कि दोज हु वांट टू मेक रिसर्च एंड सच रिसर्चर्स एज वांट टू डू कंट्रीब्यूशन, तो दे कैन कंट्रीब्यूट टू डॉक्टर फ्रेडरिक ओकहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा। यानी कि वो चाहें तो उनको डॉक्टर फ्रेडरिक को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने रिसर्च में कुछ और जोड़ सकते हैं। Now, Everight's mother wrote to Dr. Oakehart and soon Everett was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs.
धीरे धीरे क्या हुआ, एवराइट की माँ ने उनको डॉक्टर उकहार्ट को लिखा कि उनका लड़का कुछ रिसर्च करना चाहता है। और एवराइट ने क्या किया कि कुछ ऐसे अधेसिव मतलब होता है चिपकने वाले पदार्थ, तो चिपकने वाले मटेरियल्स को लेकर के मोनार्क बटरफ्लाइज के पंखों में लगाना शुरू कर दिया। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उकहार्ट। जो कोई भी ऐसा बटरफ्लाई पाता था, तितली पाता था जिसके पंखों पर एक स्पेशल टैग लगा हुआ करता था, उसको डॉक्टर उकहार्ट को दे देना था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। रीडिंग एक एरिया है पेंसिल्वानिया में, और वहाँ पे लगभग 7 हफ्तों तक रिचर्ड एवराइट ने बटरफ्लाइज का कलेक्शन किया। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वांट कैच वेरी मैनी। अगर एक एक करके बटरफ्लाइज को पकड़ना चाहे तो आप पकड़ ही नहीं सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एवराइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। तो उसने सोचा कि इधर उधर एक एक कलेक्ट करने से अच्छा है क्यों ना हम एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ लेते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई को, उसको ले आते हैं घर में, और उसके बाद से जो उसका मतलब एग्स देने का प्रोसेस होता है और उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, कैटरपिलर के रूप में रहता है, प्यूपा के रूप में रहता है, फिर एडल्ट हो जाता है, फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं बटरफ्लाई के, तो बहुत सारी बटरफ्लाई घर में ही पैदा हो जाएंगी, वो ठीक रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि मोनार्क बटरफ्लाई को, फीमेल को पकड़ के ले आए और रख दिया अपने बेसमेंट पे, और एक कह सकते हैं कि ही स्टार्टेड रियरिंग बटरफ्लाइज, तितलियों का पालन करना शुरू कर दिया। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो फॉर सेवरल ईयर्स। हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इस तरीके से जो मोनार्क बटरफ्लाइज उनके घर में खुद ही पैदा होने लगी थी, बेसमेंट में रह रही थी, उन्हीं को टैग करना शुरू कर दिए, और बहुत सारी बटरफ्लाइज कई वर्षों तक उनके घर में ही रह रही थी। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द व्हाट इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।